वेरी गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आई एम सुधीर सिंह। आज हम लोग जीएस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में असेंबल्ड हैं अभी, और आज की क्लास में जो है ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी किसी भी एग्ज़ाम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है इसमें, क्योंकि इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों ही बैकग्राउंड का टेक्सचर होता है इसमें। और जैसे हमें पता है इसमें कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड में जो कि ज्योग्राफी के मास्टर्स डिग्री को एक साइंस की डिग्री यानी एमएससी का कंसिडरेशन देती हैं इसमें। बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट मैंने भी अलग अलग मास्टर्स डिग्री किए हैं इसमें, जिसमें ज्योग्राफी भी मेरा एक मास्टर्स सब्जेक्ट है इसमें, क्योंकि इसका इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल भी होता है इसमें। और एक बार अगर आपको इसका बेस समझ में आ जाता है तो मुझे लगता है कि आप इस सब्जेक्ट को अपना एक इम्पॉर्टेंट स्पेशली जीएस पार्ट में एक एसेट के रूप में लेके चलते हैं इसमें, क्योंकि इसका अप्रोच जो है वो साइंटिफिकली डिज़ाइंड है। इसमें साइंस के बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ ओवरलैप होते हैं। जैसे कि फिजिक्स में आपका जो है ग्रेविटेशन पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है इसमें। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का जो पार्ट है खासकर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के साथ भी इसमें आपके आ जाते हैं। हमें डॉपलर इफेक्ट के सिद्धांत जो कि फिजिक्स में भी पढ़ने हैं, डॉपलर इफेक्ट वो आपके रेड लाइट थ्योरी में भी इसमें आता है ज्योग्राफी में, इसलिए हम इसको साइंस का एक सब्जेक्ट भी मानकर चल सकते हैं इसमें। तो एक इंट्रोडक्शन लेते हैं ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के बाद आज मैं स्पेशली एक ऐसे सेगमेंट को कवर कर रहा हूँ जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, जो मैंने बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ग्रुप देखा है इसमें। खासकर वो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि रिटन पास करके इंटरव्यूज़ में आते हैं हमारे पास, CAPF जैसे, CDS जैसे इंटरव्यूज़ में आते हैं इसमें। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी उनको भी बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने इस सेक्शन को जानबूझ के लिया है ताकि इस सेक्शन से रिलेटेड आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर पाएँ, और इस सारे सेक्शंस के साथ लास्ट में कुछ ऐसे एग्ज़ाम के अप्रोच भी लेंगे इसमें, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी लेंगे जो मुझे लगता है कि आप इसको लास्ट में खुद ही कर पाएंगे। तो हम ऐसे अप्रोच की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले इस सेगमेंट की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा इसको हम एक बार इंट्रोड्यूस कर लें पूरी तरह से। ज्योग्राफी के समझने के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को पहले से ही बना दिया है इसमें, जैसे कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं इसमें, क्योंकि आज हमारा जो सेगमेंट होगा वो आपका ग्लोब, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड्स, यानी कि विश्व के मानचित्र में ग्लोब जो कि मेरे हाथ में है भी, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे इसमें। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स को हिंदी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं इसमें। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। यहाँ पर जो है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए हमने इसको पहले से बना दिया इसमें। हालांकि इसका सेगमेंट हम प्रोजेक्शन से भी करते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू, लेकिन वो कैंडिडेट्स को लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया इसमें, ये मेरे अप्रोच में तो मैं तो नहीं बना पाऊँगा। और साइंस का एक बहुत अच्छा सेगमेंट मैं आपको बताऊँ कि जब तक वो आपके अप्रोच में नहीं रहता है, जब तक आपका ब्रेन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि नो आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, तब तक उसको समझने में वो काफ़ी डिले करता है। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें आप साइंस, स्पेशली अगर बायोलॉजी और फिजिक्स में जो भी सेगमेंट है, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे, उसमें आपके टीचर्स ने अभी तक कहा होगा इसको आप ड्रॉ करके लाइए, जिससे कि आपका ब्रेन और आपकी स्किल्स को थोड़ा सा रिफर्बिश करें, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया करें। तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है जिससे कि हम बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को इन्हीं डायग्राम के साथ लेआउट करेंगे इसमें। इसके बाद ये पूरे सेक्शन को समझने के बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, इन क्वेश्चंस को मैंने लिखा हुआ पहले से, जिसको हम आसानी से कर पाएंगे अगर ये हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो सबसे पहले आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हम बात करते हैं इसमें, तो हम देख रहे हैं इसमें जियोग्राफी। जियोग्राफी वर्ड जो है आपका जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। जियोग्राफी यानी कि जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ द अर्थ इज जियोग्राफी, स्टडी ऑफ द अर्थ इज जियोग्राफी। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, इसको मैंने जानबूझ के अलग अलग वर्ड में लिखा हुआ है इसमें, जियोग्राफी। जियोग्राफी वर्ड के साथ ही जो है इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार मैंने देखे हैं, कॉमन, मैंने ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस लिखे हैं इसको। आपको बहुत ही सारा इसमें वॉल्यूम मिलेगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इसमें ऑब्जेक्टिव है। आज का सेगमेंट हमारा ये कंसेप्ट से रिलेटेड है, पहले इसको समझ लें। एग्जाम के क्वेश्चंस
बिल्कुल डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ रहेगा आपको, इसलिए ध्यान से लेके चलें। तो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, इट मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ। जियो मतलब धरती, ग्राफी मतलब स्टडी, जियोग्राफी। जियोग्राफी वर्ड में जियोइड और स्पेरोइड, ऑब्लेट स्पेरोइड, ये दो वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो पृथ्वी का, क्योंकि हमने पृथ्वी को इंट्रोड्यूस कर लिया है, तो पृथ्वी की हमारी आकृति कैसी है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। तो शेप ऑफ द अर्थ से रिलेटेड जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्पेरिकल हो गया, ओवल हो गया, बाउल हो गया, स्लैंट हो गया, इलिप्टिकल हो गया। तो ऐसे सारे सेगमेंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो रहते हैं, ऑप्शंस जो रहते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना है या तो जियोइड वर्ड होगा या ऑब्लेट स्पेरोइड वर्ड होगा। जियोइड वर्ड होगा, GEOID जियोइड वर्ड होगा, या ऑब्लेट स्पेरोइड वर्ड होगा। ये दो वर्ड जो है साइंटिफिकली पृथ्वी के स्ट्रक्चर के लिए कंसीडर किए जाते हैं। इन दो वर्ड को छोड़कर तीसरे वर्ड को आप सर्कल, स्पेरिकल वर्ड को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करें। पृथ्वी की आकृति है एक अंडाकार शेप में, लेकिन अंडाकार ऑप्शन नहीं आता है। जैसा हम देख रहे हैं इसको, पृथ्वी की आकृति है ये आकृति ऊपर से नीचे दबी हुई है, पोल्स के थ्रू थोड़ी सी फ्लैटेंड होने से, दबा हुआ होने से इसका जो शेप बना है ये सर्कुलर नहीं बना है। ये है जियोइड या ऑब्लेट स्पेरोइड, ये दो नाम को याद रखना है इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये एग्जाम के क्वेश्चंस में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लड़कों को आते हैं और इसको सीरियस भी नहीं लेते। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि एग्जाम में बड़े ट्रेंड में रहते हैं इसमें। सबसे पहले फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी अगर आप देखें इसमें इराटोस्थेनीज, इराटोस्थेनीज, ये वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक रूल बनाया, ध्यान से देखेंगे इसमें। इराटो लेंगे, इराटोस्थेनीज, ये फादर ऑफ जियोग्राफी है। इराटोस्थेनीज जो है ये फादर ऑफ जियोग्राफी है। एक ग्रीक रिसर्चर थे जिन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड को कॉइंड किया अपनी एक किताब जियोग्राफिका के साथ। मुझे लगता है कि लास्ट टू लास्ट आपके यूपीएससी, सीडीएस या सीएपीएफ एग्जाम का एक क्वेश्चन बना था इसमें, जियोग्राफिका, फादर ऑफ जियोग्राफी जो है जियोग्राफिका एक बुक है जिसको इराटोस्थेनीज ने लिखा है, और ये वर्ड जियोग्राफिका के साथ ही इनका फादर ऑफ जियोग्राफी को कॉइन किया गया, यानी कि कोरिलेट किया गया इसमें। तो हम इस वर्ड को कभी नहीं भूलें, एग्जाम का बहुत ही ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा पूछा गया है कि सिर्फ इसको जानना ही ज़रूरी है। इसके आगे के क्वेश्चंस को देखें। कार्ल रीटर जो कि एक जर्मन जियोग्राफरियन थे, कार्ल रीटर, RITTER, मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ शायद विजुअल में आपको ना दिखे इसमें। कार्ल रीटर एक जर्मन थे जिनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी, मनुष्य के साथ ज्योग्राफी के तालमेल को समझाने का पहला जो वैज्ञानिक था उसको कार्ल रीटर के नाम से जाना गया। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेना है, इसमें कोई रिसर्च नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बड़ा एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है इसमें बहुत सारे जो हमारे CPOs कैंडिडेट्स होते हैं, SSC टाइप के एग्जामिनीज होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस में उनका अबंडेंस होता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो मॉडर्न ज्योग्राफी वाला वर्ड जो है मुझे लगता है कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इसमें। तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। दो वर्ड देखेंगे, इराटोस्थेनीज फादर ऑफ ज्योग्राफी, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ये दो वर्ड एक दूसरे के साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन आता है इसमें कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन है, ऐसे करके दो वर्ड के साथ आंसर्स को कोरिलेट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं जेम्स रैनियल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। जेम्स रैनियल को जो है फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के साथ जाना जाता है। ये देखिए, इंडिया का अगर ज्योग्राफी अगर हम लेके चल रहे हैं बीइंग एन इंडियन, और इंडिया के एग्जामिनेशन में ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हम जो है फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी को कंसीडर ना करें, उसको तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बने भी हैं इसमें। तो यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी में के बाद फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जब हम आएंगे इसमें, तो हमें जेम्स रैनियल को कंसीडर करना पड़ेगा। जेम्स रैनियल को फादर ऑफ ज्योग्राफी क्यों कहते हैं इसमें, इंडियन ज्योग्राफी क्यों कहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन कैरी करना पड़ेगा। फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जेम्स रैनियल को क्यों कहते हैं इसमें, मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट मैप ऑफ बंगाल।
ब्रिटिश रूल में सबसे पहले इनके एक टेन्योर को समझ लेंगे। ये जो है इनका टेन्योर जो है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में था। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में होने के कारण भारत में जो है अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाए हुए थे जिसमें कि जियोग्राफिकल सर्वे का भी एक डिपार्टमेंट था। इन्होंने जो है भारत में रेवेन्यू से रिलेटेड, लैंड के डिस्प्यूट से रिलेटेड जो है इनकी स्केलिंग करनी शुरू कर दी थी। और ये स्केलिंग करने के समय में भारत में सबसे पहले जेम्स रेनिल ने, क्योंकि अंग्रेज़ों को भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो था बंगाल में था, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही पहला पोस्ट वहाँ पर बना हुआ था। तो जेम्स रेनिल ने जो है बंगाल का एक मैपिंग किया। ये मैपिंग जो है पूरी तरह से मैथमेटिकल एक डेटा पर बेस्ड था, ये जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक प्रूवन था, इसलिए इनको जो है काफ़ी एक्सेप्टेंस मिला। बाद में इसके अच्छे से फाइनलाइज्ड होने के कारण बाद में इनको भारत का आउटलाइन मैप बनाने का भी जिम्मेदारी दिया गया। यानी इंडिया का जो आज ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो कि हम मैपिंग कहते हैं इसको, हमारी टेरिटरी जो मैप है इसमें, ये भी जो है जेम्स रेनिल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के साथ जानते हैं। वर्ल्ड लेवल पर जो है इनको फादर ऑफ ओशनोग्राफी के नाम से जानते हैं। ओशन की स्टडी, ओशन के साथ इनका जो है, क्योंकि जो भी टेरिटरी जुड़ती है इसमें वो कहीं ना कहीं ओशन के साथ ही कनेक्टेड है, इसलिए उन्होंने पहला रिसर्च किया ओशन के साथ जो है, और ओशन के साथ टेरिटरी को डिफाइन किया, तो इसको फादर ऑफ ओशनोग्राफी भी के नाम से भी हम जानते हैं। तो जेम्स रेनिल के साथ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। एनेक्सीमेंडर नेक्स्ट नाम है हमारा ये एनेक्सीमेंडर, ANAXIMANDER, एनेक्सीमेंडर। ये जो है एक ग्रीक जियोग्राफिकोरियन थे, ये भूगोलविद्ता थे। इसमें इन्होंने जो है कुछ ऐसे रिसर्च किए जो कि आज के समय में ज़रूरी हैं, और बाद में इनकी कुछ थ्योरी को जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी जो हमने पढ़ा है इसमें इराटोस्थेनीज ने इनको थोड़ा सा रिप्लेस किया। थोड़ा सा इनको समझ लें। एनेक्सीमेंडर कौन थे इसमें? एनेक्सीमेंडर जो है ये फादर ऑफ मैप थे। वर्ल्ड लेवल पर जो मैप का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, धरती कैसी है हमारी, शेप ऑफ अर्थ कैसा है इसमें, इसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया। ये अराउंड 600 BC में इनका रिसर्च था, 600 ईसा पूर्व में इनका रिसर्च था एनेक्सीमेंडर का। इन्होंने जो है मैप की शुरुआत की, मैप बनाने की शुरुआत की, इसलिए फादर ऑफ इनको मैप्स भी कहते हैं। ये भी इनके मैप जो है मैथमेटिकल फुटिंग्स पर बेस्ड है, यानी कि मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशंस के बेस्ड पर ही मैप इन्होंने बनाया था। लेकिन इनका कंसेप्ट जो था कि धरती का जो शेप जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसको बाद में जो है चेंज किया गया। इन्होंने धरती का शेप जो है सिलेंड्रिकल दिया। सिलेंड्रिकल, ध्यान रखेंगे, सिलेंड्रिकल मतलब आप गैस के सिलेंडर को देखें, उसका शेप क्या है, वो सर्कुलर शेप नहीं है, सिलेंड्रिकल है। तो धरती को सिलेंड्रिकल माना, क्योंकि उनका मानना था कि धरती घूमकर वापस एक जगह पर आती है, तो ये सिलेंड्रिकल है। लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप का बाद में कंसेप्ट जो है इराटोस्थेनीज ने इसको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसको स्फेरिकल बना दिया। इसके कारण जो है एनेक्सीमेंडर का नाम मैप के साथ जुड़ता है इसमें। और इनका एग्जाम में भी क्वेश्चन आया इसमें कि इनके कंसेप्ट से शेप ऑफ द अर्थ क्या है, शेप ऑफ द अर्थ जो है सिलेंड्रिकल। तो ये बेसिक आपके सेक्शंस हैं जो इंट्रोडक्शन के पार्ट में है, और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मैप, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार सुन लिए होंगे। तो हमने यहाँ से इसकी स्टार्ट की। आज हम क्लास का जो मेन हमारा टॉपिक है आपका, ये मेन टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोब, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड्स। ये एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। ज्योग्राफी की शुरुआत अगर आपने यहाँ से नहीं की इसमें, तो आप हर जगह अपने क्वेश्चंस के साथ कंफ्यूज होंगे इसमें। सबसे पहले हम ज्योग्राफी को समझ लें। जैसे कि एक रेप्लिका है पृथ्वी का, इट इज़ द रेप्लिका, यानी पृथ्वी को हम इसको सिम्बलाइज करते हैं इसमें। ये हमारा सिंबल है पृथ्वी का। इसको देखने का तरीका भी बता दूँ मैं आपको। ये पार्ट जो है आपका इस तरह से जो सेमी रिम पार्ट होता है आपका, इसको हम डार्क शेड कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि ये इस तरफ से डार्क है, ये एरिया, ये डार्क एरिया में है, और ये लाइट एरिया में है। यानी धरती पर जो है एक साथ दिन और रात दोनों ही होने की घटना होती रहती है, और धरती घूमती रहती है अराउंड द सन, और इसलिए धरती को इस तरह से पढ़ना है। धरती को पढ़ते समय ध्यान रखें कि धरती का शेप जो है वो किस तरह से है, इसको मैं बाद में अभी बताऊँगा। शेप का कैसे प्रूव करेंगे कि ये स्फेरिकल नहीं है, ये ऑब्लेट है, इसको हम बात करेंगे इसमें। एक चीज़ देखना है, ग्लोब के साथ हमें पता चलेगा। ये जो है धरती हमारी जो है, जैसे ये एक स्लैंट एरिया है, ये देखेंगे टेढ़ी है, झुकी हुई थोड़ी सी। यानी कि धरती को हम अगर ऐसा झुका देंगे इसमें, तभी ये धरती का स्ट्रक्चर बनेगा। और ये स्ट्रक्चर जो है 23.5 डिग्री है,
एग्ज़ाम के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, लगभग यूपीएससी से लेकर नीचे के सारे एग्ज़ाम में, कि हमारी धरती पर जो है मौसम परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो धरती का अपने अक्ष पर झुका होना। अगर इस अक्ष पर नहीं झुकेगी धरती पर गर्मी और ठंड नहीं आएगी, ये सीधे रहेगी और हर समय गर्मी और गर्मी एक जैसा ही रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो ग्लोब से समझना है। धरती झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको हम थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करेंगे। धरती को पहले समझ लें एक बार, फिर इस मैप में आते हैं। इस मैप को हम यहाँ पर अब देख के चलेंगे और बीच बीच में इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें मैप के साथ शुरू करते हैं। इसमें पृथ्वी को जब हम लेंगे इसमें, तो पृथ्वी को जब हम इस तरह से लोकेट करते हैं इसमें, तो सबसे पहले इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल और बीच में एक लाइन खींचते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसको समझना है इसमें। पृथ्वी जो है एक मैग्नेटिक बॉडी है, इसका एक अपना ग्रेविटी है। ग्रेविटी अगर है तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी में नॉर्थ पोल होगा और उसका साउथ पोल होगा। तो जब ग्रेविटी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसमें, तो कोई ऐसा पार्ट ज़रूर होगा जहाँ पर ये दोनों ही पोल्स के ग्रेविटेशनल पुल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और ये न्यूट्रलाइज होने का जो फेज़ है उसी को हम ज़ीरो कहते हैं। और ये ज़ीरो को हम ज्योग्राफी के लैंग्वेज में इक्वेटर के नाम से जानते हैं। सो इट इज़ इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, इक्वेटर इज़ लाइन, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश बराबर भागों में बांटती है। ये बराबर भाग हमने नहीं बनाया, ये बिल्कुल आराम से साइंटिफिकली प्रूवन है। आप किसी मैग्नेट को लीजिए और मैग्नेट का जो बीच का पार्ट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि उसका मैग्नेटिक चार्ज वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो धरती का यहाँ पर मैग्नेटिक जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया है, इसलिए इसको 0 डिग्री लिखा जाता है। अगर धरती बनाना है आपको तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद 0 बनाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा लाइन है जहाँ पर इनके मैग्नेटिक चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर हुआ जहाँ पर हमने 0 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में हमने कुछ बातें की। तो हम जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन एग्जाम का जो कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी हमें समझ लेना होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये खोजा किसने, इसको भी सुन लेते हैं पहले। तो नॉर्थ पोल को खोजा है रॉबर्ट पियरे ने। मैंने लिखा हुआ रॉबर्ट पियरे, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट पियरे डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को खोजा है रॉबर्ट पियरे ने। और साउथ पोल को किसने खोजा है, तो साउथ पोल को रोवाल्ड एम्बर्टसन ने खोजा है, जो कि एक नॉर्वे थे, नॉर्वेजियन हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोजा। तो ये दोनों ही वर्ड मैंने यहाँ लिखा, आपको परेशानी नहीं होगी। सिर्फ पहले स्ट्रक्चर से हमें कम से कम तो 2 और 3 क्वेश्चन मिल गया। यानी 0 डिग्री एक ऐसा जोन है जहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसका एग्जाम में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। मान लेते हैं कि ये पेन है और दूसरा मान लेते हैं एक पेन है, और दोनों में से एक, ध्यान से सुनिएगा, ये फिजिक्स में भी क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। दोनों में से एक मैग्नेट है और एक जो है आयरन है। कैसे पता करेंगे कि मैग्नेट आयरन है, और एक्सटर्नल किसी भी हेल्प को नहीं लेना आपको। तो ध्यान रखना है, हमें न्यूट्रल जोन पता करना है। मान के चलना है कि ये पहले मैग्नेट है, लेट अस कंसीडर दिस वन इज मैग्नेट। तो अगर ये मैग्नेट होगा तो ये आयरन के साथ इसको ऐसे करें तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर होगा, लेकिन बीच में जाकर इसका अट्रैक्शन न्यूट्रल हो जाएगा। जबकि अगर इसको हम कंसीडर करेंगे तो ये हर जगह से चिपकेगा, क्योंकि चिपकाने वाला जो मैग्नेट है, ये जो ग्रेविटेशन पुल के साथ बनता है आपका, जिसके पास अपना मैग्नेटिक पुल है आपका, तो उसको अगर देखेंगे तो आयरन के ऊपर हर जगह बराबर होगा। इसमें कोई चार्जेस हाई और चार्जेस लो और न्यूट्रल जोन नहीं होगा। तो इस बेसिस से हम न्यूट्रल जोन के साथ हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन है। तो आयरन बार और मैग्नेटिक बार का क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स में भी 12th में हमने पढ़ा था इसमें। तो जाहिर सी बात है कि आप ये न्यूट्रल जोन के साथ ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे जो कि ज्योग्राफी से भी जुड़ता है आपका, और बेसिकली आपके दूसरे सेगमेंट से भी। अब हम दूसरे फिगर में आते हैं। मुझे लगता है आपने पहला फिगर को क्लियर कर लिया होगा, इसका भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आते हैं दूसरे फिगर के साथ। ये दूसरे फिगर में हम ग्रेजुअली अब लाइन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम जो इमेजिनरी लाइन्स है, आज हमारा टॉपिक जो है लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ग्लोब, इस ग्लोब को हमने यहाँ से समझा। अब हम लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स की तरफ जा रहे हैं इसमें। तो पृथ्वी की आकृति में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है, जिसको थोड़ा सा समझेंगे इसमें। पृथ्वी के शेप में हम देख रहे हैं इसमें कि मैंने इसमें 2 लाइन बनाई है, एक 0 डिग्री ऐसे ही बनाई है और एक ये लाइन ऐसे बनाई है। और ये दोनों लाइन के साथ जो है मैंने इनके डायमीटर को लिखा हुआ, यानी कि ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर जो है, जिसको मैंने विषुवत रेखा पहले कहा था, विषुवत रेखा इक्वेटर।
इक्वेटर या विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा जो है ये पृथ्वी को पोल्स के बीच में, यानी धरती को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, ये दो बराबर भागों में बांटती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वेटर। तो इक्वेटर को अगर हम डायमीटर देखें इसमें तो 12,757, 12,757, कुछ किताबों में 56 लिखा जाता है लेकिन समथिंग किलोमीटर्स ऐड है, इसलिए इन नटशेल में इसको हम 12,757 मान सकते हैं इसको। तो ऐसा हम जो मान रहे हैं इसमें, तो क्यों मान रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। लेकिन जब हम पोल्स के साथ इसके डायमीटर को चेक करते हैं तो 12,714 है। देखिए 757, 714, तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है इसमें कि पोल्स जो हैं वो थोड़े से फ्लैटेंड है, ये थोड़े से दबे हुए, और दबे हुए होने के कारण जो है हमारी धरती स्फेरिकल नहीं है, हमारी धरती जो है ऑब्लेट है, जियोइड है या ऑब्लेट स्पैरोइड है। ये वर्ड ध्यान रखेंगे इसमें, ऑब्लेट स्पैरोइड या जियोइड, ये दो ऐसे नाम हैं जो पृथ्वी के स्ट्रक्चर के साथ जोड़े जाते हैं। तो इस सेगमेंट के साथ जो है हमने यहाँ पर इन चीज़ों को समझा इसमें। मुझे लगता है कि अब आप ये बात को क्लियर कर रहे होंगे, इसमें धरती हमारी जो है ये स्फेरिकल क्यों नहीं है, इसका हमने साइंटिफिक प्रूफ ले लिया इसमें किलोमीटर्स के थ्रू। तो ये वाले सेगमेंट को हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं कि धरती के ऊपर अब इमेजिनरी लाइंस जो आ रही हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि हमारे फर्दर क्वेश्चंस को निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारी धरती के ऊपर हम इमेजिनरी लाइंस बनाते क्यों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें डील करना है। धरती के ऊपर इमेजिनरी लाइंस हम बनाते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। पूरी धरती इतनी बड़ी है, हम इसको लोकेट कैसे करें कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा राजधानी कहाँ पर है, कौन सा व्यक्ति कहाँ पर है। लोकेट करने की ज़रूरत क्या है इसमें, क्योंकि पृथ्वी तो हमारी गोल है और हर समय घूमती रहती है। अगर ये हर समय घूम रही है इसमें, तो हमारे पास जो भी लोकेशन है वो हर समय चेंज हो रहा है। आज जो यहाँ पर है कल कोई दूसरा कंट्री होगा। तो धरती को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा हमारा लोकेशन कहाँ पर है। ऐसे लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने पूरी धरती को जो है एक प्लेन पेपर पे उतारा, और प्लेन पेपर पर उतार के इसके लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स नाम के इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया। इन इमेजिनरी लाइंस के साथ धरती पर किसी भी चीज़ का लोकेट करना आसान हो जाता है। देखिए आर्म फोर्सेस के एग्जामिनेशन में एक बात बहुत कॉमनली आपको समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेते हैं कि जो भी हमारे फाइटर प्लेन्स हैं वो अपने साथ मिसाइल्स लेके जा रहे हैं, और हवा में, आसमान में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऊंचा जब है ये, तो उसको धरती पर कहाँ बॉम्ब गिराना है कैसे पता चलेगा। तो यही लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड से उनको पता है कि वो कहाँ पर कैसे बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे। तो हमारे पास ये मेजर्स करने के लिए सबसे पहले रिसर्च हुए, और फिर ये रिसर्च को सबसे पहले ये रिसर्च 1884 में, ये डेट को मैं लिख दे रहा हूँ कहीं ना कहीं, 1884 में ये वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस में, वॉशिंगटन कहाँ पर है, अमेरिका में। ये कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जो है बहुत सारे कंट्रीज़ का असेंबली हुआ, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम जो है कुछ ऐसा फिनोमेना निकालेंगे इसमें। और ये वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इमेजिनरी लाइंस के ऊपर जो है एक कंसेंसस बन गया, यानी कि एग्रीमेंट बन गई, और भारत में, वर्ल्ड में पहली बार जो है ये इमेजिनरी लाइंस को हमने आइसोलेट किया। इन इमेजिनरी लाइंस में खड़ी हुई लाइन और लेटी हुई लाइन, दो लाइनों को जोड़ा गया। हमें पता है इसमें अगर आप कोई एंगल बना रहे हैं इसमें, तो एक लाइन में आप जब तक कट नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई दूसरा आपको कटिंग लाइन ना मिले। यानी कि हमें 2 लाइंस तो चाहिए किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो जाहिर सा बात है हमें 2 पॉइंट्स लेने के लिए 2 लाइनें लेनी पड़ी। मैंने ब्लू कलर लाइंस और ब्लैक कलर लाइंस को बनाया है। इनको याद करने में कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बताता हूँ। लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स को कैसे याद करें, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड्स, यानी कि वो लेटी हुई लाइन है तो लैटिट्यूड्स होंगे। अब आपको लॉन्जिट्यूड याद करने का टेंशन खत्म हो गया। तो हमें देखना है इसमें कि लेटी हुई लाइन कौन सी है। तो लेटी हुई लाइन इस तरह से ब्लू कलर में हमारी दिख रही है। इस मैप में हम बाद में आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर है इसमें। तो कौन सी लैटिट्यूड जो है और कैसे बनाई गई है और किस तरह से इनका नाम दिया गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, और उसके बाद जो है हम अपने मेन सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। तो हमारा मेन सब्जेक्ट ये है कि हमारे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइन, इनके कौन कौन से लाइन है और इनको किस बेसिस पर बनाया गया। तो ज़रा देखिए, ध्यान से देखेंगे इसको।
इन लैटिट्यूड्स को मेनली 5 अलग अलग नाम से जाना गया था। अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है इसमें, सो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर देयर, सो देयर आर 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं, ध्यान से रखेंगे इसमें। 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती को 2 बराबर इक्वल भागों में बांट देती है, हिंदी में इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब जस्ट इसके ऊपर का जो नाम होगा, उसके नीचे का जो एंगल होगा, डिग्री होगा, वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होगा, बस नाम में थोड़ा अंतर होगा, उसको थोड़ा ध्यान रखें। तो 0 डिग्री के जो नॉर्थ में है 23.5, ये 23.5 हमने क्यों लिया है इसमें? जैसा कि मैंने बताया आपको, धरती को लेंगे इसमें तो हमारी अर्थ कितनी इंक्लाइंड है, कितनी टिल्टेड है, ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसलिए हमारी धरती पर जो सन का रेज आता है, मान लीजिए सन का रेज वहाँ से आ रहा है, तो धरती पर जो ये टिल्ट होने के कारण 23.5 पर इसका इंक्लिनेशन होता है। यानी कि अगर देखा जाए इसमें तो मैप का 23.5 डिग्री जो होगा, ये थर्मोस्फेयर है, यहाँ पर जो है थर्मल जोन मान सकते हैं इसको, जहाँ पर पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा सन की रेज जो है वो सीधी पड़ती है। सो इट इज़ द रीजन ऑन द अर्थ विच रिसीव्स डायरेक्ट और स्ट्रेट सन रेज, जिसके कारण ये गर्म क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है ये गर्म क्षेत्र माने जाते हैं, इसको उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल रीजन्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये 23.5 डिग्री का रीज़न जो है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी पूरी धरती पर क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि धरती एक गोल है और गोल पर किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी, बाकी जगह इंक्लाइंड होकर पड़ती हैं, इसलिए इनके नाम 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। उत्तर वाले को कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दक्षिण वाले को कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी तरह से नॉर्थ में जाएंगे 66.5 डिग्री, 62.5 डिग्री, इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और साउथ में जब जाएंगे इसको तो एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं, हिंदी में इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक का अंटार्कटिक ही कहेंगे और उसको वृत्त, सर्कल को वृत्त कहेंगे, और इसको आर्कटिक वृत्त कहेंगे, जो कि एक बेसिक फॉर्मूला। इस तरीके से हमारा जो है इसका इंट्रोडक्शन है, जो कि हम लेटी हुई लाइन में कौन कौन सी लेटी हुई लाइन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहे थे। हमारी क्लास लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स है, इनमें इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स का इंट्रोडक्शन आपको मैंने यहाँ पर दिया है, क्योंकि आज जो है इनसे हमें क्वेश्चंस कुछ बनाने हैं, इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके चलेंगे इसमें, और बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैप आपको मैंने स्टैटिक बना कर रखा हुआ। अब हम देख लेते हैं, हमने लेटी हुई लाइन यानी कि लैटिट्यूड्स को पढ़ा है इसमें, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा पर। अब हम पढ़ेंगे खड़ी हुई लाइनों को। खड़ी हुई लाइन यानी कि जो वर्टिकली आपकी लाइन है इसमें, तो ये लाइनों को हमने ब्लैक कलर से बनाया है इसमें, जिसको हम कहते हैं इसमें लॉन्जिट्यूड्स। तो ये हमारी लॉन्जिट्यूड लाइन्स हैं, और ये लॉन्जिट्यूड लाइन्स जो है इनको दिखाने के लिए मैंने धरती को जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का यूज़ किया है इसमें। ये बहुत आसानी से लोगों को बनाने में समझ में नहीं आता है इसमें। तो ये धरती को देखें, आप मान के चलें कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, इसका एक रेप्लिका है, और इस ग्लोब को जो है जब अगर आप बीच से काट देंगे, बीच से काटेंगे तो बीच में कौन सी लाइन है? इक्वेटर लाइन। जब बीच से आपने काटा इसको तो इक्वेटर लाइन है आपकी, और इक्वेटर को काटने के बाद इक्वेटर को जब आपने काटा तो अगर ध्यान से देखें आप ये, तो आपको एक मिला है, एक बड़ा सर्कल मिला है। तो एक्चुअली इक्वेटर क्या है? एक बड़ा सर्कल है। धरती पर सबसे बड़ी इमेजिनरी लाइन कौन सी है? तो इक्वेटर है इसमें। तो इक्वेटर एक बड़ा सर्कल है, यहाँ पर हमें एक सर्कल दिख गया इसमें। मैंने जानबूझकर इसको ऐसा काटा हुआ जिससे कि आप समझ जाएं। धरती पर ये जुड़ी हुई थी, मैंने इसका कैप जैसा बनाया इसको, फिर ऊपर कर दिया। ऊपर में रिसर्च नहीं करना है, सिर्फ नीचे ध्यान रखना है आपको। तो धरती को हमने जब बिल्कुल इक्वल पार्ट में यानी इक्वेटर से जब काट दिया हमने, तो हमें ये लाइन ऐसे मिली ऐसे करके, और ऊपर वाली चीज़ों को ऐसे ही मिलना है, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। इक्वेटर नहीं, बराबर भागों में काटा हुआ। हमें यहाँ पर ध्यान देना है अभी, उसको सिर्फ मैंने शो करने के लिए बनाया। तो हमें यहाँ पर ये लाइन जो मैंने खींची है वो कितनी खींची होंगी उसको मैंने शो किया। आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। एक सर्कल बनाया है मैंने, और इसमें मैंने 2 लाइनें खींची। अब सर्कल को मैंने 2 लाइनें खींची हैं, तो ये इसके बीच में ये कितना डिग्री बनेगा? तो आप कहेंगे 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री कितना बना? तो सर्कल होता है 360 डिग्री का। तो ये पूरी तरह से जो सर्कल इक्वेटर जो है ये, वो कितने डिग्री पर बना हुआ है, उसका कितना डिग्री है? तो सर्कल का 360 डिग्री होता है। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि सर्कल 360 डिग्री पर होता है,
और एक एक डिग्री के डिफरेंस पर ये लाइनें, लॉन्जिट्यूड लाइनें खींची गई हैं एक एक डिग्री पर। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो धरती के ऊपर जो है लॉन्जिट्यूड्स लाइन कितनी है, 360 है। तीन सौ साठ लॉन्जिट्यूड्स हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल को पूरी एक एक डिग्री पे बांट रही है और सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो एक एक डिग्री पर बांटी है, तो इनके नंबर्स 360। यहाँ पर खड़ी हुई लाइनें 360 क्यों है, यहाँ पर इसको आराम से देख सकते हैं, इसको 360 क्यों है इसमें, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और 360 को हर एक डिग्री पर जब काटेंगे इसमें तो हमारा 360 ही बनेगा। तो धरती पर लॉन्जिट्यूड्स कितनी है, 360 है। 360 कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि धरती पर सिर्फ ये इक्वेटर को एक एक डिग्री पे काटती हैं। इक्वेटर एक सर्कल है और एक सर्कल को अगर एक एक डिग्री पे काटेंगे इसमें तो हमारा जो है 360 डिग्री ही आएगा। अब हम इस क्वेश्चन के साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो इस बेसिस पर हमें देखना होगा इसमें कि धरती के ऊपर जो है लैटिट्यूड्स कितनी है, लैटिट्यूड्स कितनी है। लॉन्जिट्यूड्स अगर बोला जाए, खड़ी हुई लाइनें कितनी है, तो 360 है। तो धरती पर लेटी हुई लाइनें कितनी है, अगर ये क्वेश्चन आता है, इसको जरा देखेंगे, इसको कैसे डील करना। हम देख रहे हैं ये 0 डिग्री, अब 0 डिग्री के ऊपर देख रहे हैं तो 23 डिग्री, 66 डिग्री और नॉर्थ पोल। यानी कि अगर एक मैं छोटा सा लाइन बना दूं तो 0 डिग्री के यहाँ पर भी और 0 डिग्री के यहाँ पर भी, यानी कि दोनों जगह 90 डिग्री बनती है। तो 0 डिग्री के दोनों तरफ कितना बन रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का हमारे हर एक डिग्री पर लाइनें खींची गई होंगी। ध्यान से देखेंगे इसको, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं आप, लेकिन आपको आंसर कुछ और मिलेगा। ये जब जो है इस तरीके से खींची गई हैं, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री है, तो इस बेसिस पर जो है लैटिट्यूड्स का नंबर कितना हुआ, तो लैटिट्यूड्स का नंबर हुआ 181। आप कहेंगे 181 कैसे हुआ, 180 बोला था अभी तो। जी हाँ, 0 डिग्री यहाँ पर भी तो एक लाइन है जिसको लैटिट्यूड कहते हैं। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज 0 डिग्री। इसको छोड़ के बाहर 90, इसको छोड़कर बाहर 90, दोनों 90 90 और +1 इक्वेटर इक्वल टू 181। इन चीज़ों का भी एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत ध्यान से इस मैप को पढ़िएगा। इसमें मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे लड़के जो रिटन क्वालिफाइड होते हैं, इसमें ये कंसेप्ट पर भी बहुत सारे लड़के स्ट्रक्ट हो जाते हैं। मैंने जानबूझकर ये टॉपिक लिया है जिससे कि आप बहुत अच्छे से इसको समझें और इसके क्वेश्चंस भी लास्ट में हम बना पाएँ। अब मैं आपको बात करूंगा इसके बाद के सेगमेंट के लिए, जो इनके बेस पॉइंट से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हमने पूरी धरती को जो है इस पेपर पर क्यों उतारा। सबसे पहला क्वेश्चन, इस पेपर पर क्यों उतारा, क्योंकि धरती हमारी एक स्पेरिकल बॉडी है जिसको ऑब्लेट स्पेरोइड कहते हैं। इसमें धरती जो है हर समय घूम रही है, तो हर समय घूमने से जो है हमें पता नहीं चलता है कि इसका ईस्ट और वेस्ट कौन सा है। तो जाहिर सी बात है इसी चीज़ के लिए वाशिंगटन डीसी में 1884 में कॉन्फ्रेंस हुआ और इसके ऊपर कंसेंसस क्या बना है इसमें कि हमें धरती को सबसे पहले एक लॉन्जिट्यूड लाइन से सेपरेट करना होगा। लॉन्जिट्यूड खड़ी हुई लाइन से, यानी धरती को एक पेपर पे उतारना है, मैप बनाना है। तो मैप बनाने के लिए इस गोल को हटाकर एक पेपर बनाना है। तो गोल को हटाकर पेपर कैसे बनाया, तो इस मैप के साथ थोड़ा सा ध्यान से चलें, मैं मैप को पास लेके आ रहा हूँ। तो इस पूरे मैप में अगर आप देखेंगे इसमें, तो आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है ये पैसिफिक ओशन। आप देखेंगे यहाँ पर कोई सिर्फ सबसे ज़्यादा ओशन है। तो कहा गया ठीक है, हम इस धरती को इमेजिनरी, इसको ऐसे करके हम मानते हैं, इसको हमने काटा यहाँ से, इसको इमेजिनरी ऐसे करके काटा है पैसिफिक ओशन के बीच से इसमें। और पैसिफिक ओशन के बीच से जो है ये अमेरिका के अलास्का और रशिया के साइबेरिया के बीच से अलग होता है। बीच से अलग होता है इसमें, यानी कि अमेरिका को अलग करता है और ये रशिया को अलग करता है। और बीच में कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो छोटे छोटे हैं, जो पावरफुल नेशन के आइलैंड्स हैं। जैसे कि भारत के जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार, वो भारत के मेन लैंड से काफ़ी दूर है। उसी तरह से अलग अलग पावरफुल कंट्रीज़ के आइलैंड जो हैं वो काफ़ी दूर दूर पे हैं। तो वो लैंड्स एक दूसरे से दूर ना हो जाएं, तो हमारी धरती पर सिर्फ यही एक लाइन है जिसको टेढ़ा बनाया गया। अगर मैप में आप देखें इसमें, तो ये टेढ़ा बनाया गया। तो अगर कहा जाए इसमें कि इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हमने कहा कि जहाँ से धरती को काटा गया इसमें,
काटा क्यों गया इसमें, क्योंकि हमें धरती पर लोकेशन बनाने के लिए कौन सी तारीख और कौन सा दिन चल रहा है ये कैसे डिसाइड करें। तो धरती को पहले काटेंगे, सन का, धरती का जो एक रोटेशन होगा, एक रोटेशन कहाँ से मानेंगे और कहाँ ख़त्म हुआ मानेंगे, इसके लिए धरती को एक गोल को काट कर बिल्कुल प्लेन पर उतारना होगा। ध्यान से सुने, धरती तो लगातार घूम रही है, कभी दिन और कभी रात ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन धरती का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से दिन शुरू हो रहा है और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से दिन ख़त्म हो रहा है। तो धरती पर इस इमेजिनरी लाइन को बनाने के लिए रिसर्च जो हुआ 1884 में वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस में, और कहा गया इसमें चलो हम एक ऐसा इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जिससे धरती एक पेपर पे आए और हम इससे पता करें कि धरती यहीं से शुरू होगी, यानी कि धरती का समय टाइम यहाँ से शुरू होगा, सनराइज़ यहाँ पर होगा और फिर सेट होगा भी तो वहीं पर होगा, तो एक दिन माना जाएगा। ऐसा कंसेंसस बना। और ये कंसेंसस जो है, मैंने आपको जो मैप एटलस दिखाया था अभी, ग्लोब दिखाया था अभी, पैसिफिक ओशन के बीच से आपका निकाला गया इसमें, जो कि रशिया के साइबेरिया और अमेरिका के अलास्का के बीच से एक लाइन है। ये लाइन जो है यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी बनाई गई है। टेढ़ी इसलिए बनाई गई है क्योंकि उनके आइलैंड्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जो एक दूसरे आइलैंड्स के को दूसरे रीजन में चले गए, तो वो देश के आइलैंड्स उसी देश में रहें, इसलिए उस लाइन को टेढ़ा कर दिया गया। ज़मीन को तो हम बांट नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका में आज 5 तारीख है तो फिर अमेरिका को वो जो द्वीप है जो कि दूसरी जगह पर वहाँ पर 3 तारीख हो, ये 4 तारीख हो, इसलिए उसको उसकी टेरिटरी में रखने के लिए उसकी लाइन को हमने सीधा कर दिया। तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, एकमात्र ऐसा देशांतर रेखा जो टेढ़ा बनाया गया है, टेढ़ी खींची गई है, उसका नाम है 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब हमें ध्यान रखना है कि जब हमने एक लाइन को बना लिया तो इसका हम नाम क्या रखें। तो इसका नाम क्या रखें, हमने काटा किसको है इसमें, हमने एक सर्कल को काटा है, एक सर्कल को काटा है इसमें। तो एक सर्कल को काटा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्कल को काटने का मतलब है 360 को हमने डिवाइड किया, काट दिया। तो आंसर क्या मिला, 180 मिला। ध्यान रखिए 180 क्यों पढ़ा, ये इस बात को समझना होगा थोड़ा सा। 180 ही क्यों कहा हमने, तो हमने जब इसको इस 0 डिग्री को, जब हमने सर्कल को, इक्वेटर को एक जगह से काटा, तो काटने का मतलब है 360 को हमने काट दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो हमने इसको डिवाइड किया है तो 180 पड़ा। तो यहाँ पर 180 ये है और यही लाइन 180 जो है यहाँ पर है, यानी कि हमारी जो लॉन्जिट्यूड है 180 वो ईस्ट भी है और वेस्ट भी है, ये 2 नाम से जानी जाती है। इस बात को ध्यान से समझें। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, जब यहाँ पर 180 डिग्री पर सनराइज हो रहा होता है, सनराइज हो रहा होता है, तो वेस्ट में भी वही सनराइज ही हो रहा होता है, लेकिन डिफरेंस एक है। क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनेंगे इसमें। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज उगता कहाँ से है, पूरब से उगता है। तो हमें ध्यान रखना है कि पूरब में आने वाला समय 1 तारीख होगा और यहाँ पर आने वाला समय 1 तारीख से पहले होगा, यानी कि इसको 2 तारीख ले लें हम इसमें। अगर ये 2 तारीख का दिन है तो यहाँ पर ये 1 तारीख का दिन होगा। जनवरी ले लें इसे, तो यहाँ पर 1 जनवरी होगा। ये अजीब सा स्ट्रक्चर हमने एक्सेप्ट किया है इसमें, क्योंकि हमने लोकेशन को लेके आना है और टाइम पीरियड को लेके आना है। यानी कि पूरी धरती को जब हमने प्लेन पेपर पर उतारा तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट आया। ईस्ट वाले सेगमेंट में हमने देखा है इसमें कि सनराइज़ यहाँ पर भी हो रहा है, सनराइज़ यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि सनराइजेज इन द ईस्ट, ये ईस्ट करके धरती पर कुछ नहीं बनता है। ज़रा देखें इसमें ग्लोब है, धरती पर ईस्ट कुछ नहीं होता क्योंकि धरती तो घूम रही है इसमें। हमने इसको कंसीडर किया है इसमें, कहाँ से, जहाँ पर पैसिफिक ओशन से कोई आइलैंड्स नहीं, उसको हमने बांट दिया है। बांटने के बाद पेपर पर जो उतारा हमने तो ये लाइन ऐसे मिली और कहा हमने ये ईस्ट होगा, और ईस्ट होगा तो सन यहीं से उगेगा और यहाँ पर अस्त होगा। तो ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी सन राइज हो रहा है, तो ये सन राइज जो हो रहा है वो बाद में होगा, पहले नहीं होगा। यानी कि अगर यहाँ 2 जनवरी हो चुका है तो वही वाला सन यहाँ पर जो होगा 1 जनवरी के नाम से जाना जाएगा, यानी दिन यहाँ पर बाद का दिन होगा। एग्ज़ाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा तो ये चीज़ थोड़े से डाउट क्लियर होंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, ये ऐसे सेगमेंट है जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी समझ में नहीं आते, इसलिए बहुत टाइम और पेशेंस के साथ लेके चलिए। मैप रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके भी समझिएगा थोड़ा सा। अब इन सेगमेंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इस एक्सप्लोरेशन को ध्यान से समझ के चलेंगे। धरती को हमने पूरी तरह से एक वेब में बना दिया है इसमें, एक ऐसा वेब जो कि इसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स का पूरी तरह से एक कॉम्बिनेशन है। खड़ी हुई लाइनें आपकी लॉन्जिट्यूड्स हैं, लेटी हुई लाइनें आपकी लैटिट्यूड्स हैं।
धरती को जब हमने इस तरीके से वेब पेज में बना दिया तो इस वेब पेज के बाद इस कॉम्पास का एक यूज़ कर लेना है थोड़ा सा। ये सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, लेकिन बीच में कौन सी कंट्रीज़ होती हैं इनको देखें। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये सेक्शन को ध्यान रखेंगे, यानी कि इन्हीं के बीच में कहीं ना कोई कंट्री आएगा, ये कंट्री इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं कोई आएगा। अब हम इसके बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपके कैसे बनने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले एक मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपको, जिसको आपको समझना है। सबसे पहले एक फॉर्मूले से हम शुरू करते हैं। इसमें हम मान के चलते हैं अर्थ को अगर हम कंसीडर करना होगा तो अर्थ का जो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है अर्थ, ये अर्थ जो रोटेट कर रहा है वो सन के सामने, इसमें सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, इसका नाम है इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर कितने डिग्री में है, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल है 360 डिग्री का। तो धरती 360 डिग्री जो है जो घूम रही है, 360 जो इक्वेटर घूम रहा है, इसका सर्कल घूम रहा है इसमें, तो ये 360 डिग्री जो है ये घूमने में धरती कितना समय लेती है, इसमें एक सर्कल लगाने में कितना समय लेती है, 24 घंटे लेती है। सभी को पता है 24 घंटे लेती है, यानी कि 24 घंटे में दिन और रात दोनों ही होते हैं। 24 घंटे में दिन और रात होता है। एक्चुअली में ज्योग्राफी के लैंग्वेज में कहा जाए इसमें, तो धरती का जो इक्वेटर है, धरती अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो दोबारा यहाँ से घूम कर आने में, यहाँ घूम के आने में ये 24 घंटे ले रही है। इसका मतलब हुआ कि एक सर्कल धरती पर ये कहाँ से लें, बीच से लें। बीच से क्यों लें, क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल ये है, इसलिए हमने इक्वेटर से लिया, और इक्वेटर एक सबसे बड़ा सर्कल है जिसको हमने 360 कहा है इसमें। तो 360 डिग्री घूमने में धरती को लगता है 24 घंटा। तो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक घंटे में कितना धरती घूमेगी, 360 बटे 24 करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो एक घंटे में इक्वल टू 15 डिग्री धरती घूमती है। अब हम थोड़ा सा और इसको एडवांस लेके जाते हैं इसमें, तो एक घंटे को हम 60 मिनट्स कह सकते हैं। एक घंटे को 60 मिनट कहा जा सकता है, तो 60 मिनट कहा जा सकता है। तो धरती हमारी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। देखिए कैलकुलेशन बहुत ही नॉन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। तो हम देख रहे हैं कि धरती को 1 डिग्री घूमने में, धरती 360 डिग्री है, 1 डिग्री घूमने में धरती कितना समय लेती है, इसकी स्पीड पता चल जा रही है इसमें कि 1 डिग्री धरती को घूमने में लगता है कितना समय, 4 मिनट का समय लगता है। अब हम पूरी धरती के ऊपर इस समय को बाउंड करेंगे इसमें। तो पूरी धरती हमारी इस समय के नेट के साथ आ गई है इसमें। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा इसमें, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। ये एक थ्योरी है आपकी, और ये थ्योरी जो है दूसरे कंसेप्ट में 1 घंटा इक्वल टू 1 घंटे में धरती कितनी घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है। ये दो ऐसे बॉक्स हैं जिसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एग्जाम में जो है क्वेश्चंस बनाने में ये दो ही चीज़ों से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें दोनों को भी याद कर सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें कुछ ऐसे लाइनों की जो कि एक ट्रेंड लाइन है, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता है और मानना होता है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर 180 यहाँ पर होगी और 180 यहाँ पर होगी तो जाहिर सी बात है कि 180 180 360 होता है, तो बीच में जो है 0 डिग्री का आना ज़रूरी है। धरती 180 डिग्री में यहाँ पर बनी हुई है और 180 डिग्री इसके वेस्ट में जा रही है, क्योंकि धरती को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है इसमें। तो 2 बराबर भागों में बांटने से ये ईस्ट का फेज़ हो गया और ये वेस्ट का फेज़ हो गया। ईस्ट और वेस्ट के फेज़ में जो 0 डिग्री है, ये 0 जो है इसको हमने कहा है टाइम मेरिडियन। टाइम मेरिडियन, यहीं से पूरी दुनिया का समय डिसाइड होता है। टाइम मेरिडियन, इसको ग्रीनविच भी कहते हैं, ग्रीनविच टाइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये ब्रिटेन से गुजरती है। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको, जो कि गलत है पूरा, कि ब्रिटेन पावरफुल कंट्री था इसलिए ग्रीनविच मेरिडियन को अपने देश में बना लिया। ऐसा बिल्कुल गलत है। इसमें पूरी ज्योग्राफी में 180 डिग्री सिर्फ बांटा गया है। 180 डिग्री के बाद जो है बीच की लाइन
ग्रीनविच ही बनेगी। इसको टाइम मेरिडियन पहले कहते हैं और बाद में टाइम मेरिडियन, क्योंकि ग्रीनविच से गुजर रही है इसलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन गए हैं, तो यहाँ पर ये ग्रीनविच के नाम से जाने जा रही है। तो ग्रीनविच के नाम से हमने इस लाइन को समझ लिया। अब ग्रीनविच में माना जाएगा कि धरती का समय यहीं से शुरू होगा। पूरब में जो देश होंगे उनके साथ पॉजिटिव टाइम लिखा जाएगा और पश्चिम में जो देश होंगे उनके नेगेटिव टाइम लिखा जाएगा। पूरब में जो देश हैं पॉजिटिव टाइम, पश्चिम में जो देश हैं नेगेटिव टाइम लिखा जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है इसमें भारत को यहाँ पर लोकेट करना। कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में कांस्टेंट है जो कि दी भी नहीं जाती हैं, उसको हम सिर्फ पढ़ लें। तो 0 डिग्री ग्रीनविच को हमने पढ़ा, जो कि 0 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड में, इंग्लैंड अगर बोलेंगे तो 0 डिग्री मान लेना है हम, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। अब भारत के बारे में बात करेंगे इसमें, तो भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट। देखिए भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट दिख रहा है ना इधर पे, यहाँ पर ऐसे जा रहा है इसमें। तो आपको और कोई लाइन नहीं देखना है इसमें, देखेंगे इसमें 75-90 के बीच में कहीं ना कहीं 82.5 डिग्री होगा, ऐसे करके होगा। तो 82.5 डिग्री करके कुछ टाइम आपको आ जाएगा, तो उसमें आपको सिर्फ देखना है। तो 82.5 डिग्री कहाँ पर होगा? भारत में होगा। और 82.5 का मतलब होगा ग्रीनविच से कितना आगे। अब इसमें एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे, मैंने देखा है 2-3 क्वेश्चन इसमें। अब इसको 5 घंटे 5.5 घंटे आवर्स, यानी ग्रीनविच और भारत में समय का अंतर कितना है? 5.5 घंटे का, यानी कि यहाँ पर समय और यहाँ पर समय के 5.5 घंटे का अंतर है। अब एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा ये माइनस है कि प्लस है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ईस्ट में जो कंट्रीज आएंगे क्या होंगे, वो ईस्ट में हमेशा ही प्लस में होंगे, क्योंकि सूरज कहाँ पर उगता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ईस्ट में जो भी होगा वो प्लस होगा और वेस्ट में जो भी होगा वो माइनस होगा। तो हमारा भारत कहाँ पर है? ईस्ट में है। हमें ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों को तो हमें बिल्कुल आराम से पता कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट। अगर ग्लोब में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में यहाँ पर इंडिया है हमारा ये। तो इंडिया अगर ईस्ट में है तो प्लस 5.5 घंटा होगा कि माइनस 5.5 घंटा होगा? तो हमें ध्यान रखना होगा माइनस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है। हम हमेशा कहते हैं पश्चिमी देशों का पालन करें, पश्चिमी देश यानी जो 0 डिग्री किस तरफ है। तो भारत को हमेशा देखना है कि 5.5 डिग्री प्लस में जाता है। ग्रीनविच में जो भी टाइम होगा यहाँ पर भारत में वो 5.5 घंटा उससे पहले वो टाइम हो चुका होगा। ऐसे करके जो कंसेप्ट जो हैं इसके बेस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन क्वेश्चंस को हम पहले समझेंगे और मैप का यूज़ पहले देखेंगे। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, और ध्यान रखेंगे आप इसमें कि अभी जो क्वेश्चंस का डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ इसमें, इसके साथ इस मैप को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें। तो पहला मैं स्ट्रक्चर लेना चाहूँगा आपसे। इफ़ 9 AM इन इंडिया देन व्हाट वुड बी इन इंग्लैंड और ग्रीनविच। अगर भारत में सुबह के 9 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में क्या हो रहा होगा? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में क्या हो रहा होगा? तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो, 3 क्वेश्चन में ही कंसेप्ट क्लियर हो। अगर भारत में कितना बज रहा है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, मुझे उम्मीद है इनकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसको हम पहले रफ कर दें एक बार। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका को भी थोड़ा सा समझना होगा हमें। 9 AM इंडिया में हो रहा है, देन इंग्लैंड क्वेश्चन मार्क। तो हमें कैसे पता करना है इसमें? हमें पता करना है इंडिया में हमेशा ही 5.5 घंटा प्लस टाइम होगा। 5.5 घंटा प्लस का मतलब होता है ग्रीनविच से प्लस, और ग्रीनविच यानी इंग्लैंड से प्लस। ग्रीनविच जो है इंग्लैंड से ही गुजरती है, आपकी टाइम मेरिडियन वहीं पर है। तो ये प्लस का मतलब क्या होगा? ये टाइम यहाँ पर गुजरेगा कि गुजर चुका होगा? ऑब्वियसली गुजर चुका होगा, क्योंकि सूरज पूरब से उगता है और पूरब यहाँ पर है, और उसके बाद पूरब ये होते होते फिर यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर जो टाइम है वो यहाँ पर 5.5 घंटे बाद होगा, 5.5 घंटे बाद होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर भारत में भी 9 बज रहा है तो अभी यहाँ पर कितना समय हो रहा होगा, तो माइनस करना है इसमें, क्योंकि हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में टाइम क्या होता है? माइनस होता है। तो हम 9 बजे सुबह में अगर 5.5 घंटे माइनस करें तो कितना टाइम होना चाहिए? कैलकुलेट करें, ईजी से करते हैं। 8 घंटा, 8 बजे 1 घंटा हो गया, 7, 6, 5, 4, यानी कि 5 घंटा कर लें तो 4 बज रहा है, और हमें 5.5 घंटा लेना है तो 3:30 बजे
दिन का हो रहा होगा। इस तरह से कैलकुलेट करना है। क्यों हमने माइनस किया, प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ का टाइम हमें दिया हुआ है, हमें इंडिया का टाइम दिया हुआ है, और इंडिया से कम बोला जा रहा है कि ग्रीनविच का टाइम बताइए इस समय अभी क्या हो रहा होगा। तो ग्रीनविच इंडिया से कहाँ पर है? वेस्ट में है। तो वेस्ट में है तो कितना टाइम प्लस करें माइनस करें? माइनस करना है, देखिए लिखा हुआ माइनस करना है। तो इस तरीके से हमारा टाइम जो होगा वहाँ पर कितना होगा? 3:30 सुबह का, क्योंकि यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 AM लिखा हुआ है, इसलिए हमारा इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम का ये टिपिकल क्वेश्चन का बेस है आपका। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आने वाले सेगमेंट से आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने वाले हैं इसमें। ये तो मैंने बेस क्वेश्चन को लिया हुआ। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन को डील करेंगे इसमें। अब इस क्वेश्चन का दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। इफ 12 o'clock in the noon in Greenwich, then what would be in India? अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है दिन का, देखिए 12 रात का भी बजता है, 12 दिन का भी बजता है। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है दिन का, तो उस समय भारत में क्या टाइम होगा? ग्रीनविच यानी 0 डिग्री। यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो हम क्या लेके चलेंगे? ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो इंडिया में क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करना है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है हमारा कि ग्रीनविच और भारत के बीच में टाइम डिफरेंस जो है क्या है? 5.5 घंटा। हमें 5.5 घंटा बोलना है पहले। अब हमें यहाँ पर देखना है क्वेश्चन जस्ट ऑपोजिट हो गया। अब हमें इंडिया के बारे में बताना है कि इंडिया में टाइम क्या हो रहा है। पहले ये क्वेश्चन दूसरा था, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर बज रहा है 12 बजे, तो यहाँ पर ये 12, क्योंकि हम यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर टाइम अगर है तो प्लस में है माइनस में है, क्योंकि यहाँ से ईस्ट में जाएंगे तो ये प्लस में, जो भी ईस्ट में जाएगा ग्रीनविच के वो प्लस में है। ग्रीनविच का टाइम दिया हुआ 12 बजे, अब यहाँ पर दे रहा है तो ये प्लस में, यानी कि टाइम बजेगा कि बज चुका होगा? येस, इट इज़ ऑलरेडी डन, द टाइम हैज़ पास्ड देयर। तो यहाँ पर ये 12 बज चुका होगा, तो 12 बज चुका होगा तो कितना हो रहा होगा? ऑब्वियसली 12 बजे में 5.5 घंटा प्लस कर दीजिए, यानी कि 5:30 बजे शाम। PM। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे 10 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में था। आराम से इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे इसमें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अब मैं तीसरे क्वेश्चन में आ रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़े से डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस को क्लियर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8 AM इन 30 डिग्री ईस्ट, व्हाट वुड बी द टाइम इन 60 डिग्री वेस्ट? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, ये 30 डिग्री में आपका 8 बज रहा है। देखिए ऐसे करके क्वेश्चंस अगर दिमाग में होंगे, 8 बज रहा है, 8 AM हो रहा है, तो 60 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा? 60 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा? क्वेश्चन मार्क लगाना। ये पूरा ईस्ट और वेस्ट कैसे कहते हैं मैं बता चुका हूं आपको। ऐसे लाइन मैंने खींचा है आपका, ये लाइन कौन सा है? इसको कहते हैं ग्रीनविच टाइम मेरिडियन। ये लाइन कौन सा है आपका? इक्वेटर। तो ऐसे और ऐसे करके मैंने बनाया हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ 8 AM इन 30 ईस्ट, तो ईस्ट मतलब है 0 डिग्री के ईस्ट में 30 में 8 बज रहा है। तो दूसरा क्या पूछ रहा है? व्हाट वुड बी द टाइम इन 60 डिग्री वेस्ट? 60 डिग्री वेस्ट में, यानी 0 से वेस्ट में ये 60 डिग्री जो है आपका, इसको ध्यान से देखेंगे आपको मिलेगा इसमें। मैप थोड़ा सा बाद में पास करूँगा, मैप को भी देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपका टाइम क्या हो रहा होगा, ये चीज़ पूछा हुआ। इसको भी कैसे सॉल्व करें ज़रा देखें इसमें। तो 30 डिग्री ईस्ट इक्वल टू 8 AM, 60 डिग्री वेस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी क्या टाइम होगा? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि टाइम कैसे निकालें। अब हमें डिग्रीज़ का यूज़ करना होगा, जो मैंने पहले बताया आपको। अब आप ध्यान रखें इसमें कि धरती 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट लेती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को की डिग्रीज़ को ऐड करके देखते हैं। तो 30 डिग्री से लेके 90 डिग्री को हम देखें कितना डिग्री है, तभी तो पता चलेगा धरती कितने डिग्री घूमकर कितना समय लेगी। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, अगर इसको हम प्लस करें इसमें, तो हमें 90 डिग्री मिला कि नहीं मिला? यानी कि धरती को यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री पता कर पा रहे हैं इसमें।
तो 90 डिग्री अगर पता कर पा रहे हैं इसमें, तो हमें इससे क्या पता चलेगा, हम 90 डिग्री धरती को घूमने में कितना समय लगेगा, तो हम इसको आवर्स में देख लेते हैं। अगर 1 घंटा घूमने में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, मैं पहले बता चुका हूँ ये एग्ज़ाम का एडवांस क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूज़न का रीज़न है। पास होने के बाद जब मेरे पास इंटरव्यूज़ में भी आते हैं इसमें, तो डिग्रीज रिलेटेड क्वेश्चंस को वो सॉरी कह के निकाल देते हैं। ये मैक्सिमम लड़के करते हैं इसमें, तो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चलिएगा इसमें। तो हम बात कर रहे हैं इसमें डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमें 90 डिग्री में धरती कितना समय लगाएगी ये पहले निकालना है। 90 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री, दोनों को मिला के 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री को घूमने में धरती कितना समय लगाएगी, तो 1 घंटे में धरती अगर 15 डिग्री घूमती है, तो 90 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगी, आराम से आप निकाल सकते हैं इसमें। ध्यान से देखिए, एक बार मैं मैप को पास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा इसमें। तो हम देख रहे हैं इसमें कि 90 डिग्री घूमने में धरती कितना समय लगाएगी, 6 आवर्स लगाएगी। तो 6 आवर्स का मतलब क्या हुआ, इसको ज़रा निकालेंगे इसमें। धरती 6 घंटे लगाएगी 30 डिग्री से यहाँ पर आने में। तो 30 डिग्री अगर लगेगा इसमें, तो हमें एक इंडिकेशन तो मिल गया इसमें कि हमें टाइम ईस्ट का पता करना है कि वेस्ट का पता करना है। 30 डिग्री से वेस्ट का पता करना है, तो जाहिर सी बात है वेस्ट में जब टाइम जाएगा तो ये माइनस होगा प्लस होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा। हमने तो मैप में लिखा हुआ है इसमें माइनस होने का इसमें। तो यहाँ पर अगर 8 बज रहा है, तो यहाँ पर 8 बज चुका होगा कि बजेगा, तो आंसर है इसमें यहाँ पर कैसे बजेगा इसमें, क्योंकि सूरज तो पूरब से उगता है और यहाँ पर 8 बजा है, तो यहाँ पर इसी के बाद तो 8 यहाँ पर बजेगा बाद में। कितने घंटे बाद बजेगा, तो 6 घंटे बाद बजेगा। तो 6 घंटे बाद बचेगा, तो उस समय कितना समय हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली 8 से माइनस करें। माइनस क्यों करें भाई, क्योंकि ईस्ट से टाइम वेस्ट की पूछा जा रही है और वेस्ट हमेशा ही माइनस होगा। यह मैप में यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ईस्ट प्लस वेस्ट माइनस, हमेशा पढ़ चुके हैं। तो वेस्ट में टाइम माइनस होगा, तो 8 बज रहा है इसमें, तो 8 बजे में 6 घंटा माइनस कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है 2 बजे, तो 2 बजे रात यानी दिन, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद दिन स्टार्ट माना जाता है इसमें। तो हम इसको कह सकते हैं इसको 2 AM और मिडनाइट भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो। इस तरीके से क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के आपके सबसे एडवांस क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं इसमें, आप इसको अगर ध्यान से लेके चलें तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे इसमें। आज हमने कौन कौन से सेगमेंट को पढ़ा है इसमें, आज हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ा, जिसमें कि ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड फादर ऑफ ज्योग्राफी, मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी पढ़ा है इसमें, जियोइड के बारे में पढ़ा है इसमें। इस तरह के क्वेश्चंस को जो है हमने कवर किया है इसमें। और उसके बाद जो है ग्लोब के बारे में जानकारी ली कि ग्लोब को कैसे पढ़ना है, 23.5 डिग्री कैसे झुका हुआ है इसमें। और उसके बाद लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स का क्या यूज़ है इसमें, किस तरीके इसको फाइंड आउट किया जाता है, और फिर कॉम्पास का यूज़ कैसे करना। अगर कोई देश यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। अगर कोई यहाँ पर है इसमें तो नॉर्थ वेस्ट है। अगर कोई यहाँ पर है इसमें तो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट देखेंगे। और कोई यहाँ पर है इसमें तो साउथ ईस्ट है। इस तरीके से इसका इंडिकेशन करना। इस ज़ीरो के ऊपर है तो नॉर्थ है, इस ज़ीरो के नीचे है तो साउथ, इस तरह से। तो अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है इसमें तो कहाँ पर है, साउथ में। इंडिया अगर यहाँ पर है तो कहाँ पर है, तो इंडिया ज़ीरो के ऊपर है तो नॉर्थ में। अगर अमेरिका यहाँ पर है तो कहाँ पर है, तो अमेरिका ज़ीरो के इधर है तो ये वेस्ट। वेस्ट में भी नॉर्थ में है कि साउथ में है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका 2 अमेरिका हमारे पास। तो 0 डिग्री के ऊपर जो है अमेरिका है उसको नॉर्थ अमेरिका कहेंगे, जो 0 डिग्री के नीचे है उसको साउथ अमेरिका कहेंगे। तो इनका नाम ऐसे इस तरह से पड़ा हुआ है इसमें। तो ये हमें सारे स्ट्रक्चर्स को अगर ध्यान से देखें तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन का बेस है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो मुझे लगता है कि आपके बाकी सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे। ग्रेजुअली हम हर एक टॉपिक के जीएस के हार्ड टॉपिक पर जो है उसके ऊपर मैं अपने वीडियोस बना के आपको दूंगा इसमें। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि आई एम लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन माई सेल्फ। आई completed my science
ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री मैंने आर्ट्स में किया है क्योंकि हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, और साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैंने अपनी एकेडमिक्स को फर्दर आगे किया है इसमें। ज्योग्राफी इज़ माई मास्टर पेपर, वो मेरा मास्टर सब्जेक्ट भी है इसमें। हिस्ट्री इज़ ऑल्सो माई मास्टर पेपर, और पिछले 17 सालों से जो है इस सेगमेंट को हम अपने कैडेट्स को बताते हैं इसमें। अगर आपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर से समझ लिया है इसमें, तो फिर आपके जो फैक्ट्स हैं उनका वॉल्यूम आपको जो है एक परेशान करने वाला नहीं होगा। तो आप अपने फैक्ट्स को बाद में पढ़िए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, और कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की बनाने की प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आने वाले क्लासेस में आप अपने आइडियाज़ दीजिए मेरे को, ये कौन कौन से सेगमेंट्स पे आपको और जानकारी चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप लिखिएगा इसमें, आई विल एक्सप्लेन इट। रेगुलरली हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है आपके लेक्चर क्लास करते रहेंगे इसमें। सी यू देन।